नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नियस सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी इसमें हम लोग राजस्थानी शैली पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने पहाड़ी शैली बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसका सुपरफास्ट रिवीजन देखा था। आज की इस क्लास में हम लोग राजस्थानी शैली देखेंगे। राजस्थानी शैली वही होती है जिनका समय काल आप जानते हैं कि 1550 से स्टार्ट होता है, 1900 ईस्वी तक रहता है। तो इससे जुड़ा हुआ जो डाटा है वो राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत या राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है। इसमें बहुत सारी शैलियाँ हैं, आप जानते हैं। इसको 4 भागों में बांटा जाता है। मेवाड़ शैली आती है, मारवाड़ शैली आती है, हड़ौत शैली आती है और ढूंढार शैली आती है। ढूंढार में जयपुर, अलवर, उनरिया और शेखवटी आते हैं। हड़ौत में अगर जाते हैं तो कोटा, बूंदी, झाड़वाल आता है। मारवाड़ की अगर बात होती है तो जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और जो है अजमेर के साथ नागौर आता है। जबकि मेवाड़ वाले में, जिसे सिसोदिया राजवंश कहा जाता है, उसमें उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़ आते हैं। तो आइए इन्हें थोड़ा अच्छे से देखते हैं। यही में भारत की मोनालिसा भी चित्रित है और इसी में बहुत सारी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। जैसे आप देखिए तो राजस्थानी शैली की अगर बात होती है तो कलाकार कौन है? निहाल चंद्र है। एक बढ़िया रचना बनाता है 18वीं शताब्दी में। ये दृश्य आप देख लीजिए, राजस्थानी शैली का बहुत अच्छा दृश्य है, सबसे बढ़िया दृश्य माना जाता है। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम होता है? ये खूब क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो राजपूत शैली अगर कहा जाए तो राजस्थानी प्लस पहाड़ी अगर लगा लो तो राजपूत नाम हो जाता है। क्वेश्चंस खूब पूछा जाता है तो इस पर विशेष स्टार लगा के रखना। राजपूत शैली के चित्रों को किस नाम से भी जाना जाता है? तो राजस्थानी शैली भी कहा जाता है और हिंदू शैली के लोग इसे कहते हैं। तो हिंदू या राजस्थानी शैली राजपूत शैली का ही उपनाम होता है। राजपूत शैली को खोजने का कार्य किसका रहा है? तो डॉक्टर आनंद गौडेश कुमार स्वामी, वही मूल रूप से कोलंबो श्रीलंका वाले आनंद गौडेश कुमार स्वामी ने राजपूत शैली को खोजा है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि 1916 ईस्वी में डॉक्टर आनंद गौडेश कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में उत्तर भारत से प्राप्त चित्रों को कितने भागों में बांटा? तो 2 भागों में। एक तो मुगल शैली, दूसरा राजपूत शैली। एक मुगलिया शैली, दूसरी राजपूत शैली के रूप में उन्होंने बांटा है। आनंद गौडेश कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत कितने चित्रों को रखा है? तो 2। एक तो राजस्थानी, दूसरा पहाड़ी। तो राजस्थानी तथा पहाड़ी दोनों चित्रों को उन्होंने रखा है। राजपूत पेंटिंग किसकी रचना होती है? तो आप जानते हैं राजपूत पेंटिंग जो पुस्तक है आनंद गौडेश कुमार स्वामी ने लिखी है, तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। अगला पॉइंट आता है कि राजस्थानी राजपूत लघु चित्रकला के प्रारंभ चित्रों का उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो राजस्थानी राजपूत लघु चित्र श्रृंखला के जो प्रारंभिक चित्र हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो उदयपुर से प्राप्त होते हैं। उदयपुर कहाँ पे आता है? मेवाड़ शैली के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि राजस्थानी चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? मित्रों, जब धर्म की बात आती है तो हिंदू धर्म लगाना, और जब ये पूछा जाए कौन से देवता की चित्रण ज़्यादा हुए हैं तो भगवान श्री कृष्ण को आप लगा लेना। ठीक है। आगे, राजस्थानी पेंटिंग का पसंदीदा जो है विषय क्या रहा है? तो राधा और कृष्ण को बहुत अच्छे से यहाँ के लोग जला हैं और चित्रित करने का काम किए हैं। अगला पॉइंट, किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ बहुत विख्यात हैं? हवेलियाँ मतलब भवन, बढ़िया वाले लंबे चौड़े भवन, उसको हवेली कहा जाता है। तो राजस्थान की जो चित्रित हवेलियाँ हैं बहुत दूर तक फेमस है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि रागमाला पे आधारित सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने हैं? तो रागमाला पे जो आधारित चित्र है वो सबसे ज़्यादा राजस्थानी शैली में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट, पारंपरिक लघु चित्रण शैलियों का विषय नहीं है। तो मित्रों, अमूर्त विषय यहाँ पे लघु चित्रण में नहीं किया गया है। अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? तो अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का सबसे बढ़िया वाला जो साधन है वो आप आंख से बता सकते हैं कि किसकी शैली है। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो संगीत से संबंधित चित्र रागमाला कहलाते हैं, याद रखना है। अगला पॉइंट आपका आता है कि राजस्थानी का प्राचीन एवं जो प्रारंभिक रागमाला चित्रण है वो कौन सा है? तो राजस्थान का प्राचीन यानी पुराना वाला और प्रारंभिक रागमाला चित्रण जो है वो चुनार रागमाला है। ये 1561 के आसपास जो है चित्रित होता है। अगला पॉइंट आता है कि राग रागनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो राग रागनी के जो चित्र हैं मित्रों वो राजस्थान में ही पाए जाते हैं और भारत का राजस्थान बेल्ट आप जानते हैं कि चित्रित हवेलियों के लिए भी विश्वविख्यात रहा है। अगला पॉइंट आता है भारतीय चित्रकला के अंतर्गत कुल कितने राग और कितनी रागनियों का अंकन है? तो रागों की अगर बात होती है तो 6 राग और रागनियों की अगर बात होती है तो 36 यानी 36 रागनियों का अंकन भारतीय चित्रकला में अच्छे से दिखाया गया है। अगला पॉइंट आता है मित्रों कि आपसे पूछा जा रहा है राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग किसने माना था? तो राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से जो अलग मानने का काम होता है वो आनंद गौडेश कुमार स्वामी का ही होता है, एक ही स्वामी। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों को भिन्न मानते हुए उन्होंने राजपूत शैली के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों को भिन्न यानी अलग मानते हुए राजपूत शैली के रूप में सबसे पहले जो प्रतिपादन किया इसको आनंद गौडेश कुमार स्वामी ने किया था, याद रखना, एक ही स्वामी।
आगे बात करते हैं तो कहा जाता है मित्रों कि राजस्थान के इतिहास का लेखन यानी इसका पितामह किसे माना जाता है, तो राजस्थान के इतिहास को लिखने का काम कर्नल टाड का रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे कर्नल टाड, इन्होंने लिखा है राजस्थान के इतिहास को, तो इसीलिए इन्हें राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। अगला पॉइंट, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द किसने प्रयोग किया, तो कर्नल टाड जब इसके इतिहास के पितामह ही हैं राजस्थान वाले, तो इन्होंने सबसे पहले राजस्थान शब्द का भी प्रयोग किया। अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट 1829 ईस्वी क्या आता है, 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान अथवा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो नाम दिया गया कर्नल जेम्स टॉड। कौन, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने मूल रूप से ऐसी पुस्तकों को लिखा है जिसमें नाम आता है एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान और दूसरा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। ये दोनों पुस्तकें कर्नल जेम्स टॉड की हैं जो राजस्थान के पितामह भी माने जाते हैं, राजस्थान का इतिहास भी लिखा है और राजस्थान का नामकरण भी किया है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि अपभ्रंश शैली का परिष्कृत और परिमार्जित रूप कौन सा होता है, तो अपभ्रंश शैली से ही बना है राजस्थानी शैली। तो याद रखना अपभ्रंश शैली का परिष्कृत और परिमार्जित रूप कौन सा है, तो राजस्थानी शैली ही है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आएगा मित्रों, अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है राजपूत शैली के समकालीन कौन सी शैली थी, कह रहा है कि राजपूत शैली के समकालीन कौन सी शैली थी, तो राजपूत शैली के समकालीन मुगल शैली रही है, याद रखना। अगला पॉइंट, राजस्थानी शैली मुख्यतः थी कैसी थी, लघु चित्रण शैली थी यानी मिनिएचर पेंटिंग थी। लघु चित्रों की सर्वप्रमुख विशेषता क्या रही है, तो आलंकारिकता और कल्पना जो है काल्पनिकता को बहुत अच्छे से दर्शाने का प्रयास लघु चित्रों में हुआ है। चाहे वो लघु चित्रण आप राजस्थानी शैली के अंतर्गत देखते हो, चाहे वो पहाड़ी शैली के अंतर्गत देखते हो, यहाँ भी आपको दिखाई देगा। आगे कहा जाता है राजस्थानी शैली का आरंभ कब होता है, तो एक चश्म चेहरे के साथ इसकी स्टार्टिंग होती है 1550 के आसपास। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आपका आता है कि राजस्थानी तथा पहाड़ी चित्र शैलियां किस मुख्य वर्ग से संबंधित हैं, तो अगर मुख्य वर्ग की बात हो तो उस वर्ग का नाम राजपूत सदैव लगाइएगा। राजस्थानी और पहाड़ी चित्र शैलियों का जो मुख्य वर्ग रहा है वो राजपूत रहा है। और आगे अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित राजस्थानी कला के आरंभिक चित्र यानी बोस्टन प्रिमिटिविज्म की अगर बात करते हैं तो ऐसा विषय वस्तु क्या रहा, तो बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित है राजस्थानी कला का आरंभिक चित्र, उसका जो विषय रहा है मित्रों वो बोस्टन प्रिमिटिव्स की अगर बात करते हैं तो रागमाला ही उसका विषय रहा है। तो सही जवाब है रागमाला के साथ लगाना। बोस्टन का जो सुरक्षित चित्र है राजस्थानी कला का उसका जो विषय वस्तु रहा है वो रागमाला रहा है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आपका आता है, कहा जा रहा है राजस्थानी कला में प्राकृतिक चित्रण किस प्रकार का हुआ है, प्राकृतिक चित्रण कैसा हुआ, तो वहाँ आलंकारिक रूप से प्रकृति का चित्रण किया गया। अगला पॉइंट, राजस्थानी शैली में किस पशु का अंकन सर्वाधिक हुआ है, तो सबसे ज्यादा अंकन की अगर बात होती है तो गाय को बहुत अच्छे से राजस्थानी शैली में चित्रित किया गया, दर्शाया गया। अगला पॉइंट कह रहा है मांडू। मांडू यानी मध्य प्रदेश में कौन सी पांडुलिपि चित्रित की गई थी, तो मांडू जो है वो निमातनामा में चित्रित की गई, तो सही जवाब निमातनामा लगाना। अगला क्वेश्चन बनाना, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यानी अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है मालवा में चौर पंचायत का चित्रण किसके संरक्षण में माना जाता है, तो चौर पंचायत का जो चित्रण है मित्रों वो बाज बहादुर के अंडर में माना जाता है। बाज बहादुर किसके अंडर में, बाज बहादुर के अंडर में माना जाता है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट कि राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय में सर्वाधिक संबंधित हैं, तो राजस्थानी पुस्तक के जो चित्र हैं वो रागमाला विषय से सर्वाधिक संबंधित हैं, इनका संबंध जो है रागमाला से होता है। और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया का सर्वाधिक चित्रण किस स्थान पे हुआ है, तो रसिक प्रिया का ज्यादा चित्रण जो है वो बुंदेलखंड वाले बेल्ट में होता है। बुंदेलखंड आजकल जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ज्यादा बागेश्वर धाम वाली सरकार फेमस हो, बाबा का जलवा आजकल कायम दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों में किस प्रकार की दृष्टि मुख्यतः अपनाई गई है, तो जो दृष्टि है राजस्थानी शैली की वो भावात्मक भी है और काव्यात्मक भी है। तो भावात्मक और काव्यात्मक दृष्टि जो है राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों की विशेषता बताई जा रही है, ऐसी दृष्टि अपनाई गई। अगला पॉइंट कह रहा है राजस्थान से प्राप्त एक चित्र में नायिका कुएं से पानी भर करके एक पुरुष को पिला रही है, वह पुरुष कौन है, तो नायिका कुएं से पानी भर करके पुरुष को पिला रही है, वह पुरुष एक सिपाही था। कहाँ पे चित्रित है, राजस्थानी शैली के अंतर्गत चित्रित। कभी कभी ऐसी रचनाएं पूछ लेता है जिससे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखना है रचनाओं को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान देने पे ही आपका काम बन जाएगा। अगला पॉइंट, राजस्थानी शैली में कृष्ण की किन लीलाओं का वर्णन अधिक हुआ है, तो कृष्ण की कौन सी लीला, रास लीलाओं को ज्यादा बढ़िया से राजस्थानी शैली में
दर्शाया गया। अगला पॉइंट, राजस्थानी लघु चित्रों में नायक नायिका को किस रूप में दर्शाया गया है, दिखाया गया? तो जो नायक नायिका हैं उनको राधा और कृष्ण के रूप में दर्शाने का प्रयास राजस्थानी लघु चित्रों में सबसे ज्यादा हुआ है। नायिका के कितने भेद बताए गए? तो वात्स्यायनकृत कामसूत्र में नायिकाओं पर आधारित 3 भेद बताए गए हैं। वो 3 कौन से हैं? एक तो स्वाकिया कहलाती हैं, दूसरी परिक्रिया कहलाती हैं और तीसरी जो है सामान्य नारी होती हैं। तो स्वाकिया, परिक्रिया और सामान्य नारियों का जो हिसाब किताब है वो कहाँ पे है? वात्स्यायन के कामसूत्र में है। और इनके बारे में बताया जाता है कि सबसे बढ़िया यानी श्रेष्ठ वाली नायिका कौन सी थी? तो सबसे श्रेष्ठ नायिका स्वाकिया थी। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित होती है? तो उस अवधि का नाम आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि 1550 से 1900 ईस्वी के आसपास का जो डाटा होता है वो राजस्थानी चित्रकला के विकास का होता है। तो सही जवाब 1550 से 1900 ईस्वी के आसपास लगाइए। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? तो उस स्वरूप को हम लोग अपभ्रंश शैली के नाम से जानते हैं। अपभ्रंश शैली से प्रभावित था। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि राजस्थानी चित्रण विधि थी। चित्रण विधि क्या थी? तो आप जानते हैं कि राजस्थानी की जो चित्रण विधि रही है वो मित्रों टेम्परा रही है। टेम्परा तो याद रखना होगा कि राजस्थानी चित्रण विधि कैसी रही? टेम्परा विधि रही। अगला पॉइंट, फड़ संबंधित है। तो फड़ का जो संबंध होता है राजस्थान की लोक कला से संबंधित है। फड़ का संबंध राजस्थान के लोक कला के साथ ही लगाइएगा। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है फड़ चित्रों के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो राजस्थान का जो ज़्यादा फेमस स्थल है उसे भीलवाड़ा कहते हैं। भीलवाड़ा फड़ के लिए जाना जाता है। राजस्थान का ही एक छोटा सा क्षेत्र होता है। अगला पॉइंट कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय फड़ चित्रकार और भीलवाड़ा के गौरव पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 90 वर्षीय श्रीलाल जोशी का निधन कब और कहां हुआ? तो 2 मार्च 2018 को उनका निधन भीलवाड़ा में ही हो जाता है। भीलवाड़ा राजस्थान में होता है। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आएगा। अगला पॉइंट कह रहा है राजस्थान का प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का जो प्रतापगढ़ है वो किस लिए फेमस है? मीनकारी के लिए या मीनाकारी के लिए फेमस है राजस्थान का प्रतापगढ़। जबकि यूपी का प्रतापगढ़ किस लिए फेमस है? तो आप जानते हैं यहाँ पे कुंडा राजा का बेल्ट होता है, थोड़ा सा फेमस एरिया होता है। वहाँ पे एक बेंती तालाब है, बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। वहाँ पे थोड़ा पर्यटन का स्थल भी माना जाता है। और राजस्थान का प्रतापगढ़ तो आप जानते हैं मीनाकारी के लिए फेमस है। अगला पॉइंट आता है राजस्थानी चित्रकला की कितनी मुख्य शैलियों के बारे में बताया गया? तो मुख्य शैलियों की अगर बात करते हैं तो मुख्य शैली उपशैली 4 होती हैं। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, मेवाड़ के बाद मारवाड़, मेवाड़ फिर मारवाड़ फिर हड़ौत फिर ढूंढौर। तो देख लो ऐसे मेवाड़, मारवाड़ और हड़ौती और ढूंढार। ढूंढार में आता है जयपुर, अलवर और उनियारा। हड़ौती में आता है कोटा, बूंदी और झालावाड़ा। मारवाड़ शैली में क्या आता है? जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और अजमेर के साथ नागौर आता है। जबकि मेवाड़ शैली जो होती है ये उदयपुर है, देवगढ़ है और नाथद्वारा है। तो आपको बताना है कौन कौन सी उपशैलियां हैं और कौन सी शैलियां हैं। तो मुख्य शैलियां मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार है। जबकि इसकी जो उपशैलियां हैं जैसे ढूंढार में आप देखें तो कछवाहा राजवंश ढूंढार वाले में काम करते हैं। जयपुर, अलवर, उनहरिया और शेखवटी जो है इसमें आते हैं। जबकि आप हड़ौती शैली की अगर बात करते हैं, हड़ौती वाले हाड़ा राजा हैं तो कोटा, बूंदी, झालवाड़ा ये इसमें आता है। जबकि मारवाड़ की अगर बात करते हैं तो मारवाड़ मतलब राठौर राजवंश जिसमें आप जानते हैं जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और नागौर आता है। उसी के साथ मेवाड़ की अगर बात होती है तो सिसोदिया राजवंश इस पर शासन करता है। उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ ये सब इसमें आ जाते हैं मेवाड़ शैली के अंतर्गत, याद रखना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेवाड़ शैली के बारे में। मेवाड़ राज्य की नींव किसने कब डाली? आप जानते हैं बप्पा राव ने डाली थी 728 ईस्वी के आसपास मेवाड़ राज्य की नींव। आगे बात करते हैं, मेवाड़ शैली की उत्पत्ति हुई तो 1605 ईस्वी के पूर्व में इसकी उत्पत्ति हो जाती है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजधानी शैली कौन सी है? तो राजधानी शैली जो सबसे पुरानी मानी जाती है वो मेवाड़ ही मानी जाती है। सबसे पहले मेवाड़ शैली, फिर मारवाड़ शैली, फिर जो है हड़ौत शैली, फिर ढूंढार शैली का आप क्रम देखे हैं, 4 भागों में बांटा जाता है। आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि मेवाड़ लघु चित्रकला या मेवाड़ लघु चित्र शैली का मुख्य प्रारंभिक केंद्र कौन सा था? तो मुख्य और प्रारंभिक केंद्र की अगर बात होती है तो श्रीनाथद्वारा इसके लिए बहुत फेमस नाम हो जाता है। और आगे अगर बात करते हैं, कहा जाता है किसने अपने राजमहल में चित्तौरों की ओबरी के नाम से कला वीथिका स्थापित करवा दी? तो उस राजा का नाम होता है महाराणा जगत सिंह प्रथम। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने अपने राजमहल में चित्तौरों की ओबरी को एस्टेब्लिश करवाया, चित्तौरों की ओबरी को बनवाया था।
और आगे अगर बात करते हैं मित्रों तो अगला पॉइंट आता है कि मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। तो एक तो नाम साहबदीन का है, दूसरा नाम मनोहर का। मनोहर याद रखना मुगल शैली में भी हैं और साहबदीन भी मुगल शैली में दिखाई देंगे, लेकिन साहबदीन और मनोहर मेवाड़ शैली के बहुत अच्छे कलाकार माने जाते हैं, बहुत उच्च कोटि के कलाकार माने जाते हैं। एक दृश्य आप लोग देख लीजिए, ये दृश्य भी आपको दिखाई दे जाएगा। इस दृश्य का संबंध भी राजस्थानी शैली से ही है। राजस्थानी शैली का एक फेमस दृश्य जो बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। दृश्य का नाम क्या होता है? दृश्य का जो नाम है मित्रों वो मेवाड़ शैली का रागमाला कलाकार है, निसारदीन ने बनाया है। अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है 1639 ईस्वी में किसके द्वारा उदयपुर में श्रीमद् भागवत का चित्र अंकित किया गया? तो साहबदीन ने उदयपुर में श्रीमद् भागवत का चित्रण 1648 के आसपास किया था। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट भागवत पुराण। भागवत पुराण किसकी कहानी है? तो नाम दिया गया भगवान श्री कृष्ण की कहानी है भागवत पुराण में। और आगे अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि 1649 ईस्वी में मनोहर चितेरे द्वारा चित्रित रामायण की प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो नाम दिया गया प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम। कहाँ? प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम, ये मुंबई में है, वहीं पे सुरक्षित है, चित्रित है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आएगा मित्रों। अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है महाराणा जयसिंह के काल में मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन धारण। गोवर्धन धारण कहाँ संग्रहित है? तो गोवर्धन धारण की अगर बात होती है तो भारत कला भवन वाराणसी आंसर बनता है। ये पॉइंट कई बार इंपॉर्टेंट बना है, तो इस पे थोड़ा सा खास नजर दौड़ा के रखिएगा। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है किसके काल में? क्या? किसके काल में कहा जा रहा है कि किसके काल में बड़े पन्नों पर चित्रण की परंपरा स्टार्ट होती है? तो जब बड़े पन्नों की बात हो, उस पे चित्र बनाने की बात हो, तो महाराणा हमीर सिंह का नाम बहुत अच्छे से याद रखना कि महाराणा हमीर सिंह एक थे जिन्होंने मूल रूप से बड़े पन्नों पे चित्रण का कार्य स्टार्ट करवाया था। अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट कहा गया कि किस शासक के समय भित्ति चित्रों का निर्माण जो है राजस्थानी शैली में अधिकतम हुआ, यानी मेवाड़ शैली में मैक्सिमम हुआ। तो भित्ति चित्रण यानी दीवारों पे चित्रकारी की अगर बात होती है तो महाराणा भीम सिंह का नाम आप याद रखिएगा। भीम सिंह भित्तीय चित्रकारी, भीम सिंह भित्तीय चित्रकारी, और हमीर सिंह पन्नों पर चित्रकारी, बड़े पन्नों पर चित्रकारी हमीर सिंह ने करवाया था, याद रखना। और आगे अगर बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात आएगी। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है मित्रों कि उत्कर्ष कार कब रहा है? मेवाड़ शैली आप जानते हैं, 4 बेल्ट आते हैं मेवाड़ शैली में। सिसोदिया राजवंश शासन करता है, उदयपुर नाथ द्वारा देवगढ़ आते हैं इसमें। और इसमें जो मेवाड़ शैली है इसका उत्कर्ष काल क्या रहा है? तो 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के मध्य का जो काल रहा है वो मेवाड़ शैली का उत्कर्ष काल होता है, बिल्कुल टॉप वाला काल होता है। अगला पॉइंट, किसके शासनकाल में राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था? तो किसके शासनकाल में आपको दिखाई देता है? राणा कुंभा के शासनकाल में आपको राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग दिखाई देता है। यानी राणा कुंभा के समय बिल्कुल चरम पे था स्थापत्य कला, यानी घर बनवाने की कला, महलों की कला आपको दिखाई देगी। इसीलिए कहा जाता है राजस्थान की चित्रित हवेलियां क्यों हैं विश्वविख्यात? क्योंकि वहाँ पे चित्रकारी की गई है, मीनकारी के द्वारा बढ़िया से चित्रकारी हुई है, इसलिए फेमस है। किसके समय स्थापत्य कला स्वर्ण पे था? तो राणा कुंभा के समय था, याद रखना। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है विश्वविख्यात विजय स्तंभ। क्या? विश्वविख्यात विजय स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले में किसने करवाया? तो राणा कुंभा ने ही करवाया, जिसके काल में स्थापत्य कला स्वर्ण काल पे थी। आगे बात करें तो भगवान विष्णु को समर्पित है ये विजय स्तंभ। इसकी हाइट क्या है? तो कई जगह मीटर में पूछा जाता है, तो 37.19 मीटर लगाना, और कई जगह ये फीट में पूछा जाता है। तो जब फीट की बात हो तो 122 फीट कई जगह दिखाई देता है, कई जगह 121 फीट होता है। तो 121, 122, 123 के अगर बीच होता है तो वही आंसर्स आप लगाइएगा, अन्यथा आंसर्स तो कई टाइप के भी बनते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है विजय स्तंभ का वास्तुकार था। विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था मित्रों? तो सूत्रधर जैता जो है विजय स्तंभ को बनाए थे, यही विजय स्तंभ जिसकी हाइट 122 फीट है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो संगीत राज इसका प्रथम ग्रंथ माना जाता है और महाराणा कुंभा ने रचित किया है। राणा सांगा के पुत्र भोजराज का विवाह किससे हुआ? तो राणा सांगा के पुत्र हैं भोजराज। भोजराज का विवाह जो है मीराबाई के साथ हुआ था। मीराबाई आप जानते हैं इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई हैं। आगे बात करें, अगला पॉइंट आता है मेवाड़ शैली का आरंभिक चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो शावंग पड़िकुट्टम सूत्र चुन्नी, ये जो है 1220 ईस्वी के 1260 ईस्वी के आसपास तक का है। उसके पास जो है आता है कौन सा? सावंग
पड़िकुट्टम सुत्त चुन्नी के बाद जो है आप आता है सुपासनाहचर्यम। सुपासनाहचर्यम जो है 1423 ईस्वी का डाटा है। मेवाड़ शैली का एक बढ़िया और आरंभिक चित्रों के रूप में इसे भी ख्याति प्राप्त है। अगला पॉइंट, मेवाड़ शैली का सबसे बढ़िया वाला उजला रूप कौन सा दिखाई देता है? तो 1540 ईस्वी में बिलहड़ कृति चौर पंचायस्का, चौर पंचायस्का के ग्रंथों का चित्रण जो है सबसे बढ़िया माना जाता है और सबसे अच्छा वाला माना जाता है। और आगे अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट आपके शासन में आता है कि किसके शासनकाल में मेवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष रूप दिखाई देता है? चरमोत्कर्ष रूप किसके समय? तो जगत सिंह प्रथम के समय। जगत सिंह प्रथम के समय चरमोत्कर्ष रूप दिखाई दे जाता है। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट, साहबदीन तथा निसारदीन किस शैली के चित्रकार थे? तो साहबदीन और निसारदीन किसके शैली के जो है चित्रकार हैं? तो मेवाड़ शैली के बढ़िया चितेरे माने जाते हैं साहबदीन और निसारदीन। और आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आएगा कि साहबदीन और निसारदीन ने रागमाला का चित्रण कहाँ से किया? तो चावंड राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, वहीं पे रखा हुआ है। वहीं पे निसारदीन ने रागमाला का बढ़िया वाला चित्रण किया था। कहाँ पे? चावंड में। आगे बात करते हैं, चावंड रागमाला का चित्रण समय क्या रहा है? तो 1605 के आसपास जो है चावंड को निसारदीन ने बढ़िया से चित्रित किया। आगे बात करते हैं, चावंड रागमाला चित्रकारों के संरक्षक कौन रहे हैं? तो महाराजा अमर सिंह के समय जो है रागमाला में जो निसारदीन थे, निसारदीन का चावंड रागमाला है, तो उसको बढ़िया से 1605 में निसारदीन ने चित्रित किया और उसका संरक्षण जो है अमर सिंह ने अच्छे से किया है। और आगे अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है मेवाड़ में 1630 ईस्वी। मेवाड़ में 1630 ईस्वी में रसिक प्रिया को चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताओ। तो रसिक प्रिया को शाहबदीन ने जो है 1630 ईस्वी के आसपास चित्रित किया। तो ये पॉइंट भी आपको याद करने की आवश्यकता है। आगे बात करते हैं, अमरू शतक के चित्रों के लिए कौन सी प्रसिद्ध शैली फेमस है? तो मालवा शैली इसके लिए जानी जाती है, फेमस शैली होती है। श्रीमद् भागवत रामायण रागमाला और गीत गोविंद के साथ साथ नायिका भेद के चित्रों में सर्वप्रथम कहाँ चित्रण का कार्य हुआ है? तो वो चित्रण मेवाड़ में हुआ है, याद रखना है। और आगे अगर बात करते हैं तो कहा जाता है किस राजस्थानी शैली में अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्रण अधिक प्रसिद्ध है? तो बुंदेलखंड वाला बेल्ट होता है, वहाँ का अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्रण थोड़ा सा ज़्यादा फेमस होता है। अगला पॉइंट, मेवाड़ शैली में भागवत पुराण की सचित्र प्रति निर्मित कब और किसने की? तो 1648 ईस्वी के आसपास होती है। साहबदीन के द्वारा भागवत पुराण का चित्रण होता है। किस शैली में होता है? मेवाड़ शैली के अंतर्गत होता है। ठीक है, याद रखना। अगला पॉइंट, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मित्रों, जो मेवाड़ शैली है उसका बढ़िया वाला केंद्र माना जाता है कौन सा? उदयपुर। जबकि आप जानते हैं मेवाड़ शैली में सिसोदिया राजवंश शासन करता है। उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़ ये सब उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। और आगे अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट आ रहा है मेवाड़ शैली के लघु चित्रों में किसकी प्रमुखता दी गई है? तो मेवाड़ का जो लघु चित्रण है उसमें जो सबसे ज्यादा प्रमुखता दी गई भगवान श्री कृष्ण को दी गई। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। मेवाड़ शैली का प्रिय विषय क्या रहा? मेवाड़ शैली का जो प्रिय विषय रहा है वो कृष्ण रहा है। तो कृष्ण ही मेवाड़ शैली का सबसे बढ़िया और सबसे प्रिय विषय माना जाता है। मेवाड़ लघु चित्रण शैली का प्रमुख चित्रण विषय क्या रहा? तो धार्मिक ग्रंथ इनका प्रमुख चित्रण विषय के रूप में देखा जाता है। और आगे बात करते हैं, कहा गया मोटी और नाटी मानवाकृतियां किस शैली की हैं? मोटी और नाटी मानवाकृतियां किस शैली की हैं? तो वो मेवाड़ शैली की दिखाई देती हैं। और आगे अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पूछा जा रहा है मेवाड़ में आंखें बनाई गई कैसी? तो मीनाकृति। मीनाकृति मतलब मछली के समान आंखें कहाँ दर्शाई गई हैं? मेवाड़ शैली में ही दर्शाई गई हैं। आगे मेवाड़ शैली का प्रमुख आकर्षक क्या है? तो मेवाड़ शैली का जो सबसे बढ़िया वाला आकर्षण है, मुख्य आकर्षण है, वो चटक रंगों का है। ये पूछा जाएगा आपसे वनडे इंटरेस्ट में, तो इसको याद रखने की जरूरत है। मेवाड़ शैली के रंगों का रंग क्या है? तो चटकीला है। ये भी आपको याद रखना होगा। आप जानते हैं मेवाड़ शैली से सिसोदिया राजवंश शासन करता है। उदयपुर बहुत खास केंद्र होता है। उसके साथ जो है नाथद्वारा और देवगढ़ भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो नाथद्वारा शैली के बारे में भी अच्छे से देख लेते हैं। नाथद्वारा कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं उदयपुर से करीब 48 किलोमीटर दूर राजसामंद जिले में स्थित है नाथद्वारा का एक डाटा बहुत फेमस है, आप देखिएगा। ये है आपका श्रीनाथ जी का जो है कृष्ण के रूप में श्रीनाथ जी हैं, कृष्ण श्रीनाथ जी के रूप में है। 18वीं शताब्दी का बढ़िया नमूना है। याद रखना किस शैली का है? नाथद्वारा शैली का है। नाथद्वारा शैली या नाथद्वारा को किस शैली के अंतर्गत रखा जाता है? तो आप जानते हैं नाथद्वारा मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। जैसे सिसोदिया राजवंश शासन करता है उसके अंतर्गत आती है। आगे बात करते हैं, 10 फरवरी 1672 ईस्वी को सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी के स्वरूप की स्थापना किसने की? तो सिहाड़ गांव में 10 फरवरी 1672 को महाराणा राज सिंह ने जो है श्रीनाथ जी भगवान की मूर्ति को स्थापित करवाया था, यानी श्रीनाथ जी के स्वरूप की स्थापना करवाई थी। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है राजस्थानी शैली की सबसे बड़ी देन क्या होती है? तो पिछवई चित्रण यहाँ की बहुत अच्छी विशेषता मानी जाती है। पिछवई चित्रण किसके अंतर्गत आता है? नाथद्वारा शैली के अंतर्गत आ जाता है।
श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा युक्त बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो बड़े आकार के जो सज्जा युक्त चित्रण हैं उनको हम लोग पिछवई के नाम से जानते हैं। और पिछवई चित्रण आप जानते हैं किसके अंतर्गत आता है? वो नाथद्वारा शैली के अंतर्गत आता है। और नाथद्वारा शैली किसके अंतर्गत आती है? तो मेवाड़ शैली के जो है अंतर्गत आती है। मेवाड़ शैली राजस्थानी शैली का पहला अंग माना जाता है, सबसे पुराना माना जाता है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है नाथद्वारा शैली की मौलिक देन क्या होती है? तो नाथद्वारा शैली की जो मौलिक देन है मित्रों वो पिछवई चित्रण ही है। और पिछवई चित्रण आप जानते हैं किसके लिए चित्रित किया गया? तो श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए चित्रित किया गया। आगे श्रीनाथ जी की प्रतिमा है, पीछे जो है उसका चित्रण किया गया है बढ़िया से। आज की डेट में आप देखते होंगे बहुत सारे चित्रों में आगे जो है भगवान की मूर्ति होती है और पीछे एक बढ़िया सा दिव्य दरबार टाइप का दर्शाते हैं पीछे, वही है पिछवई। पिछवई पे चित्रण होता है चटक रंगों से होता है, प्राकृतिक रंगों द्वारा किया जाता है और टेम्परा माध्यम में कपड़े पर किया जाता है। टेम्परा माध्यम में कपड़े पे बहुत अच्छे से पिछवई चित्रण किया जाता है। पिछवई चित्रण यही की सबसे अच्छी विशेषता मानी जाती है, यानी कि नाथद्वारा शैली की बढ़िया विशेषता मानी जाती है, जिसमें श्रीनाथ जी के चित्रों के पीछे का चित्रण दर्शाया जाता है। आगे किस शैली के चित्रों में केले के वृक्ष की अधिकता दिखाई देती है? तो केला का वृक्ष ज्यादा चित्रित किया गया है नाथद्वारा शैली में। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आएगा नाथद्वारा शैली में किस रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? तो रंग है हरा और पीला। हरा और रंग पीला जो है नाथद्वारा शैली यानी नाथद्वारा शैली में ज़्यादा बढ़िया से प्रयोग किया गया। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है नाथद्वारा शैली का प्रमुख विषय क्या रहा है? तो प्रमुख विषय की अगर बात होती है तो कृष्ण लीला यहाँ का बहुत अच्छा विषय माना जाता है। कृष्ण लीला राजस्थानी शैली का सबसे बढ़िया विषय कृष्ण लीला। नाथद्वारा का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो श्रीनाथ जी का ही मंदिर है। श्रीनाथ जी के मंदिर में आप जानते हैं पिछवई चित्रण बहुत अच्छे से हुआ है। तो ये तो बात हम लोग नाथद्वारा शैली के लिए। नाथद्वारा शैली में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इसलिए इसको करवाया गया। अब उसके बाद हम लोग एक शैली आती है मारवाड़ शैली। और मारवाड़ शैली आप जानते हैं राठौर राजवंश यहाँ स्थापित होता है, वो शासन करता है। उसके अंतर्गत आती है जोधपुर शैली। तो जोधपुर शैली के बारे में थोड़ा सा डाटा देखते हैं। जोधपुर की अगर बात होती है तो आप जानते हैं कि मारवाड़ को वर्तमान रूप में किस नाम से जाना जाता है? जोधपुर के नाम से जाना जाता है। किस शहर को सन सिटी, सन सिटी या फिर ब्लू सिटी कहा जाता है? तो सन सिटी या ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है। जोधपुर 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 की अगर बात होती है एक रचना देख लो अच्छे से, ये पहले अच्छे से आप रचना देख लो फिर हम बताएंगे ये किसके है। ढोला मारू की रचना है, जोधपुर शैली का बहुत बढ़िया नमूना माना जाता है। जोधपुर शहर को किसने स्थापित किया? खूब पूछा जाता है। 1459 ईस्वी में राव जोधा ने स्थापित किया। राव जोधा का नाम कई बार पूछा जा चुका। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं 1498 ईस्वी के आसपास मारवाड़ के मेवाड़ में जो है या फिर मेड़ता में जो है मीराबाई का जन्म होता है। कब? 1498 के आसपास। मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? ये खूब पूछा जाता है मित्रों क्वेश्चंस। तो मीराबाई का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। चित्तौड़गढ़ वही राजस्थान वाला। आगे 16वीं शताब्दी के तिब्बती इतिहासकार आते हैं लामा तारानाथ। लामा तारानाथ ने 7वीं शताब्दी में मरु प्रदेश यानी मारवाड़ के किस चितेरे का उल्लेख किया? तो मरु प्रदेश यानी मारवाड़ वाला एक चितेरा था श्रृंगधर। श्रृंगधर के बारे में लामा तारानाथ ने बताया है। लामा तारानाथ 7वीं शताब्दी में आते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। श्रृंगारधर जोधपुर शैली की 1800 ईस्वी में निर्मित दशहरा दरबार चित्र किसके समय का है? तो दशहरा दरबार चित्र जो है वो महाराजा भीम सिंह के समय का है। भीम सिंह। आगे कहता है जोधपुर की कला 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रों में उद्घटित होती है? तो वो पाली रागमाला के अंतर्गत जोधपुर की कला आती है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में चित्रित हो जाती है। जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष युग कौन था? तो महाराजा मान सिंह के शासनकाल का समय जो है जोधपुर शैली का सबसे बढ़िया वाला समय माना जाता है। जोधपुर में बहुत सारी शैलियाँ आएंगी। जोधपुर में आप जानते हैं कि जोधपुर किसके अंतर्गत आता है? तो मारवाड़ के अंतर्गत आता है, जिसमें जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, आजमेर, नागौर सब आते हैं। आगे कहा जाता है कर्नल टाड ने मारवाड़ का इतिहास लिखने में किससे मदद की थी? तो महाराजा मान सिंह। कर्नल टाड को जो है मारवाड़ का इतिहास लिखने में किसने मदद की? तो महाराजा मान सिंह ने यहाँ पे मदद पहुंचाई थी। और आगे अगर बात करते हैं तो और आगे आता है कि निम्नलिखित में से किस शासक के समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बनने स्टार्ट हो जाते हैं? तो महाराजा मान सिंह के समय ही चित्र बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और आगे अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि चित्रकारी के अलावा जोधपुर की प्रसिद्ध और किस रूप में है? तो जोधपुर किस लिए जाना जाता है? बदहेज कपड़ा के लिए जाना जाता है, मखमल की जूतियों के लिए जाना जाता है, रेशम की दरिया के लिए जाना जाता है और मकराना मार्बल से भी जो है जोधपुर फेमस हो जाता है।
तो मकराना मार्बल से निर्मित कलाकृतियाँ जोधपुर के लिए बहुत इज्जत का विषय होती हैं। आगे बात करते हैं गोटा पट्टी। गोटा पट्टी ये कढ़ाई होती है, साड़ियों पे गोटा बहुत अच्छे से बनाया जाता है, तो ये भी जोधपुर की ही पट्टी मानी जाती है गोटा पट्टी। कहाँ की? जोधपुर की ज़्यादा फेमस है। और आगे अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आ गया कि कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है। कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है, तो उस शैली का नाम जोधपुर होता है, याद रखना। ढोला मारू अभिषेक चित्र किससे संबंधित है, तो ढोला मारू अभिषेक चित्र जो है वो मारवाड़ शैली से संबंधित होते हैं। ढोला मारू लोक कला पर आधारित सर्वाधिक चित्र कहाँ से बने, तो जोधपुर से ही बने हैं, तत्पश्चात मेवाड़ शैली से बने माने जाते हैं। अगला पॉइंट, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू में राजा रानी किस पशु पर सवार हैं, तो उस पशु का नाम होता है ऊँट। ऊँट पे सवार है और ऊँट बिल्कुल बैठने वाली स्थिति में आ चुका है। ढोलामारी चित्रों में किस पशु को चित्रित किया गया है, तो ऊँट को चित्रित किया गया है। लोक कला का प्रभाव किस शैली पे अधिक पड़ा है, तो वो शैली है जयपुर शैली। जयपुर शैली पे लोक कला ज्यादा हावी रही है। अगला पॉइंट कह रहा है भगवान की लीलाओं से संबंधित, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं, तो उस भगवान का नाम श्री कृष्ण होता है, जहाँ पे राजस्थानी शैली में छाए हुए हैं। आगे, निम्नलिखित में से किस शासक के समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने, तो नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र आपको कहाँ दिखाई देता है, जोधपुर के राजा मानसिंह के समय दिखाई देता है। जोधपुर की नारी आकृतियां बनी हैं तो ये लंबी दिखाई देती हैं, याद रखना। आगे बात करते हैं, तो अगला पॉइंट आता है कि जोधपुर शैली के चित्रों में मुख्य विषय क्या है, तो 12 मासा का चित्र जो है जोधपुर शैली का मुख्य विषय माना जाता है। उसके बाद रामायण आता है, फिर देवी देवताओं की उपासना संबंधित चित्र आते हैं, फिर रनिवास जीवन का चित्रण भी दिखाई देता है जोधपुर शैली के मुख्य विषय के रूप में। जोधपुर शैली के उपकेंद्र कौन से हैं, आपको बताना है। जोधपुर शैली का उपकेंद्र कौन सा है, तो सिरोही, नागौर, ये दोनों जो है जोधपुर शैली के उपकेंद्र के रूप में जाने जाते हैं। जोधपुर शैली खुद किस शैली का उपकेंद्र है, तो आप जानते हैं मारवाड़ शैली के अंतर्गत आता है। राठौर राजवंश यहाँ शासन करता है। नागौर जाना जाता है, तो नागौर व्यक्ति चित्रण के लिए जाना जाता है। नागौर व्यक्ति चित्रण के लिए ज्यादा अच्छे से जाना जाता है। और आगे अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगला पॉइंट आपसे पूछ रहा है मित्रों कि बीकानेर शैली। बीकानेर शैली की अगर बात होती है तो आप जानते हैं जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और नागौर जो है मारवाड़ शैली के अंतर्गत आते हैं, तो बीकानेर भी इसी का हिस्सा है। बीकानेर की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो राव बीकानेर जो है 1488 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है, तो बीकानेर केंद्र ही राजस्थानी शैली का है। ऊँट की खाल पे चित्रांकन की शैली की विशेषता है, तो बीकानेर शैली की विशेषता मानी जाती है। बीकानेर के महाराजा करण सिंह ने स्वप्न में लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए। उनके आश्रय में रहने वाले किस चित्रकार ने इससे संबंधित लक्ष्मी नारायण दरबार का चित्रण कर दिया, 1650 ईस्वी में अंकित कर दिया। तो ऐसा जो काम है वो मूल रूप से अली रजा ने किया, अली रजा। और आगे बात करते हैं, तो बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन से थे, तो अली रजा, हसन रजा, रुकनुद्दीन और नीरुद्दीन जो है ये सब के सब बीकानेर शैली के बढ़िया वाले कलाकार माने जाते हैं। बीकानेर शैली मतलब मारवाड़ शैली वाला हिस्सा, मारवाड़ का उपशैली। और आगे अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है, कौन सी शैली आरंभ से ही मुगल शैली से प्रभावित थी। आरंभ से ही, स्टार्टिंग से ही मुगल शैली से ज़्यादा हावी रही, तो बीकानेर शैली इससे प्रभावित ज़्यादा दिखाई देती है। किस शैली के चित्रों को अधिकतर मुसलमान चित्रकारों ने बनाए हैं, तो ज़्यादातर मुसलमान चित्रकार बीकानेर शैली को चित्र करने का काम किए हैं। अली रजा, हसन रजा, रुकनुद्दीन और नीरुद्दीन जो है ये बीकानेर शैली के ही बढ़िया वाले चित्रे माने जाते हैं। बीकानेर के बाद हम लोग किशनगढ़ शैली को देखेंगे। किशनगढ़ शैली भी किसका हिस्सा है, मारवाड़ शैली का हिस्सा है। किशनगढ़ की अगर बात करते हैं, स्थापना कब और किसने की थी, तो आप जानते हैं जोधपुर के राजा हैं उदय सिंह। उदय सिंह के 8वें पुत्र आते हैं किशन सिंह, ये 1609 ईस्वी में किशनगढ़ को एस्टेब्लिश कर देते हैं। किशनगढ़ की शान जो है ये भारत की मोनालिसा है। ये चित्र अच्छे से देख लीजिए, आंख देख लीजिए, नाक देख लीजिए और इसका ये लट देख लीजिए, ये लट मतलब बाल, ये लट देख लीजिए, ठीक है, आंख देख लीजिए, यही सब इसकी विशेषता है, बहुत अच्छी। साड़ी पहने हुई है, राधा के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। असली नाम क्या होता है, जरीना होता है। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी 18वीं शताब्दी का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित चित्र है, बहुत फेमस है। आगे बात करते हैं, किशनगढ़ शैली के चित्रों का संस्थापक कौन था, तो नागरीदास था। किशनगढ़ शैली के चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्धि प्राप्त होती है, सावन सिंह के समय। किशनगढ़ शैली में किस राज्य से संबंधित होता है, राजस्थान राज्य से संबंधित होता है। किशनगढ़ शैली का कवि, कलाकार, कलामार्ग, शासक का नाम बताओ, तो सावन सिंह ही होता है, सावन सिंह ही होता है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है किशनगढ़ चित्र शैली की जान होती है, तो रहस्यमयी नारी चित्रण बहुत बढ़िया से किशनगढ़ शैली में दर्शाया गया, तो यही इसकी जान भी होती है। नारी सौंदर्य के आदर्श रूप में बनी ठनी यानी राधा का रूप कृष्ण के रूप में सावन सिंह का चित्रण किस शैली की पहचान है, तो ये किशनगढ़ शैली का बढ़िया नमूना माना जाता है। और आगे अगर बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है कि निहाल चंद्र किस शैली का या किस शासक का दरबारी चित्रकार था, तो निहाल चंद्र सावन सिंह का दरबारी चित्रकार होता है। निहाल चंद्र किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो किशनगढ़ शैली के बढ़िया चित्रकार माने जाते हैं निहाल चंद्र। किशनगढ़ के सावंत सिंह, किशनगढ़ के सावंत सिंह कविता में किस उपनाम से जाने जाते हैं, तो कविता जब लिखते हैं तो नागरीदास के रूप में जाने जाते हैं। नागरीदास के रूप में उन्होंने कविताएं लिखी।
बालों की घुंघराली और मोटी लट किस शैली की मुखाकृति को चित्रित करता है? तो आप जानते हैं अभी हमने चित्र दिखाया भारत की मोनालिसा यानी बनी ठनी का, उसमें हमने एक लट के बारे में बात की थी। तो बालों की घुंघराली और मोटी लट कहाँ पे? किशनगढ़ शैली की विशेषता होती है, बहुत अच्छे से चित्रित किया जाता है। किशनगढ़ शैली में राधा की आकृति है तो तीक्ष्ण कटावदार राधा को दर्शाने का प्रयास किया गया। किशनगढ़ शैली मतलब तुरंत याद आना चाहिए आपका नाम क्या? किशन सिंह 1609 एस्टेब्लिश करते हैं। आगे, रुक्मणी हरण का चित्रण इनमें से किस शैली में हुआ है? तो रुक्मणी हरण बहुत अच्छे से किशनगढ़ शैली में दर्शाया गया, याद रखना होगा। अगला पॉइंट आपका आता है, कहा जा रहा है किस शैली में छोटी जो है नौकाएं लाल रंग से दर्शाई गई। छोटी नौकाएं लाल रंग से दर्शाई गई, किशनगढ़ शैली में बढ़िया से दर्शाई गई। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध आलोचक कौन था? तो फयाज अली खान जो है किशनगढ़ शैली को आलोचना के रूप में देखता है। खंजन के समान फड़फड़ाते नेत्र की शैली की विशेषता है। तो अभी खंजन के समान फड़फड़ाते नेत्र आपने देखा है, नेत्र के बारे में इसीलिए हमने कहा था वो किशनगढ़ शैली की जो है विशेषता बताई जाती है। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है बनी ठनी चित्रण शैली किस शैली की है? तो किशनगढ़ शैली की बढ़िया नमूना बताया जाता है। आगे बात करते हैं, प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा यानी बनी ठनी का चित्र किया गया तो निहाल चंद के द्वारा चित्रित किया गया। बनी ठनी पेंटिंग इसका प्रतिरूप है, तो आप जानते हैं राधा का प्रतिरूप होता है। नागरीदास के काव्य में राधा का सौंदर्य वर्णन कैसा है? तो उसका जो आधार दिखाया जाता है वो बनी ठनी ही इसका सौंदर्य वर्णन माना जाता है। बनी ठनी को कहा जाता है, तो बनी ठनी को कहा जाता है भारत की मोनालिसा। और बनी ठनी चित्र वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में वर्तमान में रखा हुआ है। सावन सिंह और बनी ठनी कृष्ण और राधा के रूप में जो है गुड़ैलिया झील में नौका विहार करते हुए हैं, किस शैली की जो है प्रसिद्ध रचना मानी जाती है? तो किशनगढ़ शैली की बढ़िया वाली अच्छी वाली रचना मानी जाती है। और आगे बात करते हैं, पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं मित्रों की किशनगढ़ पेंटिंग बढ़िया रचना है और ई डिकन्सन ने इसे लिखा है, तो ई डिकन्सन इसके रचनाकार हैं। किस शहर को मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है? मार्बल मतलब होता है संगमरमर, तो आप जानते हैं मार्बल नगरी के नाम से किससे पुकारा जाता है? तो किशनगढ़ को पुकारा जाता है, किशनगढ़ को पुकारा जाता है। आगे बात करते हैं, किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? तो निहाल चंद है, भवानीदास और सूरतराम है। तो निहाल चंद, भवानीदास, सूरतराम किस शैली के? तो आप जानते हैं उस शैली का नाम किशनगढ़ होता है। किशनगढ़ शैली किस शैली के अंतर्गत आती है? तो मारवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। और मारवाड़ शैली किसका उपशैली है? तो आप जानते हैं राजस्थानी शैली का उपशैली माना जाता है। किशनगढ़ के बाद आप जानते हैं आमेर नागौर भी इसमें आता है, लेकिन उसके बाद हम लोग हड़ौती शैली के बारे में देखते हैं। हाड़ा राजा जहाँ जो है बढ़िया से राजवंश करते हैं। कोटा बूंदी झालावाड़ इसके अंतर्गत आते हैं। तो झालावाड़ा हो या फिर कोटा हो या फिर बूंदी हो, इसमें हम लोग बूंदी शैली जो प्रसिद्ध है पेश जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बूंदी राज्य की स्थापना किसने की? तो 1342 ईस्वी में राजा राव देवजी ने की है या राव देवाजी ने की है। रचना बहुत अच्छा है, अच्छे से देखना। जैसे एक दृश्य आप देखिए, ये बहुत अच्छा दृश्य है और ये भैरवी रागनी का दृश्य है। भैरवी रागनी ऊपर ही लिखा हुआ है। भैरवी रागनी का दृश्य है, किस शैली का है? बूंदी शैली का बहुत अच्छा नमूना माना जाता है। 1630 ईस्वी में बनाया गया। हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या रही है? बूंदी रही है। राजा रणजीत सिंह हाड़ा का जो है 18वीं शताब्दी के आरंभ में उत्कल राम चितेर द्वारा टेम्परा माध्यमिक चित्र कहाँ शैली बनाया गया? तो आप जानते हैं उत्कल राम के द्वारा बूंदी शैली में हाड़ा राजा रणजीत सिंह का चित्र बहुत अच्छे से 18वीं शताब्दी में दर्शाया गया। और आगे बात करते हैं, बूंदी शैली की एक विशेषता क्या थी? तो रंग बहुत अच्छे यहाँ प्रयोग किए गए हैं। बूंदी शैली में प्रसिद्ध क्या है? तो स्नान के दृश्य बहुत अच्छे से बूंदी शैली में दर्शाए गए हैं। कदली वृक्ष पे आम्र का वैकल्पिक व्यवस्था, कदली वृक्ष में आम्र वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली में मिलती है? तो कदली वृक्ष में आम्र वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था जो दिखाई देती है वो बूंदी शैली में ही दिखाई देती है। किस शैली में दौड़ते हुए हाथियों को चित्रित करने का विश्व प्रसिद्ध है जो है साक्ष्य मिलता है, या फिर दौड़ते हुए हाथियों को किस शैली में दर्शाया गया है? तो बूंदी शैली में ही दर्शाने का प्रयास किया गया है। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार, बूंदी शैली के बढ़िया वाले चित्रकार कौन है? तो सुरजन सिंह है, रामलाल है, साधु राम है और अहमद अली है। तो अहमद अली, साधु राम, रामलाल और सुरजन किस शैली के? तो बूंदी शैली के बढ़िया चितेरे माने जाते हैं। बूंदी लघु चित्रण शैली कौन सी चित्र प्रारंभिक माना जाता है? तो बूंदी लघु चित्रों शैली के जो है जो सबसे बढ़िया वाला प्रारंभिक चित्र है वो राग दीपक का चित्र माना जाता है, राग दीपक। बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा है? तो रागमाला बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, ये आपको याद करने की जरूरत है। जबकि अगला पॉइंट आता है कि रागमाला श्रृंखला के चित्रों के रूप में बूंदी के आरंभिक चित्र कहां बने हैं? तो जब आरंभिक काल का चित्र पूछा जाए तो चुनार आपको तुरंत याद करना होगा कि चुनार में बने हुए। आगे अगला पॉइंट, राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो राग दीपक चित्र की अगर बात होती है तो बूंदी शैली इसके लिए आंसर बनता है। जबकि अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंग अधिक प्रयोग किए गए? तो जो रंग ज्यादा प्रयोग किया गया वो सोना चांदी यानी गोल्डन कलर जो है बूंदी शैली में बहुत अच्छे से दर्शाया गया। बूंदी में सर्वप्रथम किस राजा के चित्रकार जो है नियुक्त किए गए? तो शत्रुसाल। बूंदी में सर्वप्रथम किस राजा ने चित्रकार? तो शत्रुसाल ने सबसे पहले चित्रकारों की नियुक्ति की थी बूंदी राजवंश में। बूंदी चित्र शैली की रंग योजना क्या रही है? तो चटकोली रंग योजना बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। बूंदी मतलब तुरंत याद आना चाहिए कि हड़ौती शैली के अंतर्गत आता है, हाड़ा राजा यहाँ पे शासन करते हैं। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि भारतीय लघु चित्रों में क्या
भारतीय लघु चित्रों में बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय होता है? तो राव उम्मेद सिंह के समय में बूंदी का उत्कर्ष होता है। 1739 से 1770 ईस्वी के आसपास जो है उत्कर्षित होती है। बूंदी शैली को प्रोत्साहन किसने दिया? तो राव सुरजन सिंह के समय जो है इसे प्रोत्साहित मिलता है। जबकि बूंदी शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय या चित्रण विषय क्या रहा है? तो रात्रि दृश्यों के चित्र बहुत अच्छे से बूंदी शैली में दर्शाए गए हैं। और आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है कि बूंदी शैली क्या? बूंदी शैली का एक चित्र दूज का चांद देखता हुआ प्रेमी युगल। दूज का चांद देखता हुआ प्रेमी युगल किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया? तो मोहन चित्रकार है, यानी पात्र जो है मोहन है, और मोहन ने दूज का चांद देखता हुआ प्रेमी युगल को चित्रित किया। बूंदी शैली की उत्कृष्ट विशेषता मानी जाती है। चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? तो आप जानते हैं बूंदी स्कूल जो है, 4-5 स्कूल के नाम दिए होंगे, उसमें से बूंदी स्कूल आप जानते हैं कि राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है, तो राजस्थान का माना जाता है। बूंदी, कोटा और झालावाड़ ये तीनों हड़ौती स्कूल के हिस्से हैं, और हाड़ा राजा हैं राजवंश करते थे, यानी शासन करते थे। अगला शैली है कोटा शैली। कोटा शैली की अगर बात करते हैं तो कोटा शैली स्थित है बूंदी जिले से 35 किलोमीटर दूर है, जयपुर से 240 किलोमीटर दूर है, चंबल नदी के तट पे है। कोटा 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 बहुत फेमस स्थान है। कोटा मेडिकल का हब होता था, याद रखना, मेडिकल के बच्चे सबसे ज्यादा कोटा राजस्थान में ही पढ़ने जाते थे। मेडिकल हो या फिर इंजीनियरिंग वाले हो, सबसे ज्यादा वहीं जाते थे, IIT और नीट वाले। लेकिन आज की डेट में आप जानते हैं हर जगह पर्याप्त सुविधा हो गई है, हर जगह इंटरनेट का जाल बिछ चुका है, अब हर जगह अच्छे अच्छे टीचरों की उपलब्धता हो चुकी है। आप कहीं भी बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे घर पे बैठे हों या फिर कोटा बैठे हों, बात बराबर ही है, क्योंकि अब सेम क्लास आपको हर जगह देखने को मिल जाती है। कोटा शैली की बात होती है, शिकार दृश्य देख लीजिए। कोटा शैली का बहुत बढ़िया शिकार दृश्य है, अच्छे से देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह है आपका शिकार दृश्य, हाथी पे बैठा हुआ है, ठीक है, और बाघ का यह है शिकार। आगे दर्शाया गया है कोटा शैली की खोज किसने की? तो आप जानते हैं मित्रों, जो कोटा शैली है इसको खोजने का काम 1952 ईस्वी के आसपास कर्नल टीजी गेयर एंडरसन करते हैं। टीजी गेयर एंडरसन किसको खोजते हैं? कोटा शैली को खोजते हैं। कोटा शैली हड़ौत शैली का दूसरा क्या नाम होता है? तो हड़ौत शैली का दूसरा जो नाम होता है वो कोटा शैली होता है। कोटा राज की स्थापना किसने की? तो आप जानते हैं माधव सिंह हाड़ा ने जो है 1631 में कोटा राज को स्थापित किया था। कोटा राज को किसने? माधव सिंह हाड़ा ने जो है स्थापित किया था। और आगे और बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कोटा शैली। कोटा शैली का मुख्य आश्रयदाता कौन था? तो कोटा शैली को आगे बढ़ाने का जो काम रहा है राजा उम्मेद सिंह के समय रहा है। 1771 से 1820 के आसपास जो है इसे आगे बढ़ाने का काम और अच्छे से किया गया। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष क्या था? तो राजा उम्मेद सिंह के समय में ही ये चरम पे अपने पहुंचता है। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कोटा शैली के उत्कर्ष भित्ति चित्र बने हैं। तो मित्रों, जो कोटा के सबसे बढ़िया वाले भित्ति चित्र बने हैं वो कहाँ पे बने हैं? तो झाला जी की हवेली में बने हैं, छत्र महल में बने हैं, राजमहल और देवता जी की हवेली में भी बहुत अच्छे से कोटा शैली के चित्र बनाए गए हैं, दर्शाए गए हैं। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है महान कला प्रेमी वीर शिकारी राजा उम्मेद सिंह। इसके समय के शैली के चित्रकार होते हैं, तो आप जानते हैं कोटा शैली के एक बढ़िया वाले चित्रकार होते हैं, महान कला प्रेमी शासक बताए जाते हैं और बहुत अच्छे से दर्शाए भी गए हैं। अगला पॉइंट, कोटा स्कूल की विशेषता क्या है? मित्रों, जो कोटा स्कूल है उसकी विशेषता क्या होती है? शिकार दृश्य होता है। तो शिकार दृश्य कहाँ की विशेषता है? कोटा शैली की विशेषता मानी जाती है। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट कौन सा है? तो पशु चित्रण बहुत अच्छे से यहाँ किया गया है, पशु चित्रण इसकी बहुत खास विशेषता मानी जाती है। नाटकीय बादलों का अंकन किस शैली में हुआ है? नाटकीय बादलों का जो अंकन है वो कोटा शैली की ही विशेषता मानी जाती है, तो कोटा शैली में अच्छे से चित्रित किया गया। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से होते हैं? तो आप जानते हैं कोटा शैली के बढ़िया वाले चित्रकार जो हैं वो लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी नारायण के साथ जो है रघुनंदन है, रघुनंदन के साथ गोविंद राय भी हैं, गोविंद राय भी हैं। आगे बात करते हैं कोटा शैली। कोटा शैली का उत्कर्ष काल क्या था? कोटा शैली का जो उत्कर्ष काल था वो 17वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में था। अंतिम चतुर्थांश में कोटा शैली का उत्कर्ष काल माना जाता है। तो कोटा शैली भी किसके अंतर्गत आ गई? हड़ौत शैली के अंतर्गत आ गई। आप जानते हैं झालावाड़ा भी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन झालावाड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपसे क्वेश्चंस कम पूछता है। तो अगला एक महत्वपूर्ण उपशैली, आप जानते हैं राजस्थानी शैली को 4 भागों में बांटा गया था। चौथी शैली होती है ढूंढार शैली। ढूंढार शैली जिसमें कछवाहा राजवंश शासन करते हैं, जिसमें जयपुर, अलवर, उनवरिया और शेखावटी आता है। तो उसमें अलवर शैली के बारे में थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं। अलवर शैली की बात होती है, राज्य की स्थापना कब हुई? 1775 के आसपास होती है। राज्य की स्थापना किसने की? तो महाराजा प्रताप सिंह ने राज स्थापित किया था। एक दृश्य देख लो अलवर शैली का, एक बहुत फेमस दृश्य है नेफरी वादन। बहुत सुंदर सुस्पष्ट दृश्य है, अच्छे से देखना। नेफरी वादन, एक महिला नेफरी को बजा रही है, उसको बहुत अच्छे से देखो, वस्त्रों के बारे में देखो, चित्रों के बारे में देखो, कितने रूप और कितने अच्छे ढंग से जो है वस्त्रों को सजाया गया है। उसके साथ उनकी आंखों को, नेफरी को हाथ में पकड़े हुए बहुत अच्छे ढंग से दर्शाने का प्रयास किया गया। ये है, ठीक है, दृश्य देख लो, अलवर शैली का है। आगे कहा जाता है किसके राज्यकाल में शिव कुमार और डालू राम नामक 2 चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे? तो
किसके राज्यकाल में आएंगे? राजा प्रताप सिंह के समय में ही ये शिव कुमार और जो है डालूराम आते हैं। कहाँ से आते हैं? तो जयपुर से अलवर आ जाते हैं, जयपुर से अलवर आ जाते हैं। आप जानते हैं जयपुर भी इसी का हिस्सा है, अलवर भी इसी का हिस्सा है, उनरिया भी इसी का हिस्सा है, शेखपट्टी भी ढूंढार शैली के अंतर्गत आता है। कछवाहा राजवंश वहां भी शासन करते हैं। अगला पॉइंट आता है, राव बख्तावर सिंह के भतीजे हैं बेनी सिंह। बेनी सिंह उर्फ बेन्नी सिंह के शासनकाल में किस प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ? तो बेन्नी सिंह के शासनकाल में जो है लपेटवा पटचित्र यानी स्क्रोला का ज़्यादा चित्रण हुआ है। स्क्रोला को बहुत अच्छे से चित्रित किया गया। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि हाथी दांत की पट्टियों पे चित्रण किस शैली में हुआ है? तो हाथी दांत की पट्टियों पे जो चित्रण होता है अलवर शैली की विशेषता होती है, अलवर शैली में बहुत अच्छे से किया गया है। प्रसिद्ध चित्रकार मूलचंद की शैली में हाथी दांत के फलकों पर चित्रण का कार्य करता था। तो मूलचंद जो करता था वो अलवर शैली में ही चित्र करता था। किस पे करता था? तो वो हाथी के दांतों पे ही चित्रण करता था, याद रखना। आगे बात करते हैं, अलवर राज्य का राजकीय चित्रकार किसे नियुक्त किया गया? तो अलवर राज्य का जो राजकीय चित्रकार था यानी बिल्कुल सरकारी चित्रकार, आज की डेट का सरकारी चित्रकार मान लो, तो उसे डालूराम को कहा जाता है। डालूराम नियुक्त हुआ था। अलवर के राजगढ़ के किले में स्थित शीश महल, शीश महल का भित्ति चित्रण किसने बनाया? तो शीश महल में जो भित्ति चित्रण होता है वो भी डालूराम के द्वारा, क्योंकि डालूराम सरकारी चित्रकार था यानी उसे राजकीय चित्रकार का दर्जा प्राप्त था, तो डालूराम ने ही शीश महल में भित्ति रचना भी की। अलवर का प्रसिद्ध किस रूप में था? तो याद रखना है पेपर मेसी के रूप में भी अलवर थोड़ा जाना जाता है, पेपर मेसी के रूप में भी। तो ये तो अलवर की बात हो गई। अलवर भी आप जानते हैं। अच्छा, अलवर शैली किसके अंतर्गत आती थी? अलवर, जयपुर, उनरिया और शेखावटी ये ढूंढार शैली उपशैली है, ढूंढार शैली। और आप जानते हैं राजस्थानी शैली का हिस्सा है ढूंढार शैली, तो उसके अंतर्गत आती है। अगला नाम जयपुर शैली का देख लेते हैं। जयपुर शैली की बात करते हैं, भारत शहर को, अच्छा किस शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है? भारत का पेरिस अगर याद आए जयपुर नाम लगाना। ढूंढार शैली का जो है, ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? तो ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाएगी मित्रों? जयपुर शैली ही जानी जाएगी। जयपुर शैली, जयपुर शैली। एक दृश्य देख लो जयपुर शैली का, बढ़िया। सवाई जयसिंह द्वितीय का चित्र है, घोड़ा पे सवार है, बहुत अच्छे से दर्शाया गया। ये हैं सवाई जयसिंह द्वितीय, ये हैं सवाई जयसिंह द्वितीय। किस शैली के बढ़िया नमूने? तो जयपुर शैली का सबसे बढ़िया चित्र माना जाता है। आगे, आमेर के किन विषयों पे अधिक चित्र बने हैं? तो आमेर का जो विषय रहा मित्रों वो अमूर्त रहा, अमूर्त पे सबसे ज्यादा चित्रण का कार्य हुआ है। जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी को किसके द्वारा की गई? तो जयपुर नगर जो है ये 18 नवंबर 1727 को जयसिंह द्वितीय के द्वारा, सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर नगर को बसाया जाता है। जयपुर शैली का उद्भव और विकास हुआ तो 1700 से 1900 ईस्वी के आसपास जो है जयपुर शैली आगे बढ़ी और जो है विकसित हुई है। जयपुर शैली का संरक्षण किसके समय मिलता है? तो सवाई राजा जयसिंह के समय जो है जयपुर शैली संरक्षित हो जाती है। जयपुर शहर के वास्तुकार कौन थे? तो विद्याधर भट्टाचार्य का नाम लगाना। विद्याधर भट्टाचार्य ने जयपुर शहर को बढ़िया से बसाया है, इसके वास्तुकार माने जाते हैं। भारतीय यूरोपीय चित्रण का प्रभाव किस शैली पे हुआ है? तो भारत के भित्ति चित्रण, यूरोपीय भित्ति चित्रण का जो प्रभाव दिखाई देता है कौन सी शैली हावी होती है? जयपुर शैली पे यूरोपीय भित्ति चित्रण हावी हो जाता है। तो यूरोपीय भित्ति चित्रण कहाँ दिखाई देता है? जयपुर में दिखाई देता है, जयपुर शैली पे हावी होता है। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है, बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पे हुआ है? तो बिहारी सतसई का जो चित्रण है सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है? जयपुर शहर में ही दिखाई देता है, तो जयपुर इसके लिए विख्यात नाम होता है। बिहारी सतसई के लेखक कौन है? तो बिहारी लाल है। बिहारी लाल बिहारी सतसई के लेखक हैं। 700 रचनाओं यानी 700 दोहों के समूह सतसई कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। गोवर्धन धारण का प्रसिद्ध चित्र जयपुर शैली के किस संग्रहालय में है? तो सिटी पैलेस संग्रहालय में रखा हुआ है। सिटी पैलेस संग्रहालय जयपुर, वहीं पे मूल रूप से गोवर्धन धारण का प्रसिद्ध दृश्य दर्शाया गया है। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है मित्रों रासमंडल। क्या रासमंडल का सर्वोत्तम एवं सुप्रसिद्ध चित्र किस शैली में है? तो रासमंडल का सबसे बढ़िया वाला और सुप्रसिद्ध चित्र जो दिखाई देता है वो जयपुर शैली में ही दिखाई देता है। किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है यानी पिंक सिटी कहा जाता है? तो जयपुर को ही जो है गुलाबी शहर कहा जाता है। जयपुर 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 जयपुर। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है, किसने 1876 ईस्वी में, क्या किसने 1876 ईस्वी में तत्कालीन इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ एवं युवराज अल्बर्ट के स्वागत में जयपुर शहर को गुलाबी रंगों से आच्छादित करवा दिया था? तो एलिजाबेथ के स्वागत में सवाई राम सिंह ने जो है पूरे शहर को गुलाबी रंगों से आच्छादित करवा दिया यानी चित्रित करवा दिया यानी बढ़िया से रंगवा दिया। और आगे बात करते हैं, ब्लू पॉटरी कहा जाता है जिसमें पेरिसिनियन नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए जाना जाता है? तो ब्लू पॉटरी फेमस होती है जयपुर की। तो जयपुर की ब्लू पॉटरी बहुत फेमस है। ये भी खूब ज्यादा क्वेश्चंस छपा है, बंडलों में क्वेश्चंस आए हैं, ये प्रश्न बहुत बार छपा है। अगला पॉइंट, जयपुर में वेधशाला यानी जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर में जो वेधशाला है मित्रों उसका निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया जाता है। सवाई जय सिंह ने जो है वेधशाला का निर्माण किया। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है, यूनेस्को ने, क्या यूनेस्को ने जयपुर स्थल के जंतर मंतर को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? कब? तो 1 अगस्त 2010 को जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में जंतर मंतर को, जयपुर वाले जंतर मंतर को
शामिल कर लिया था यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में। अगला पॉइंट आता है, क्या आता है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने देश भर में कुल कितनी वेधशालाएं हैं? तो देश भर में कितनी? 5। कहाँ कहाँ? जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। जयपुर शैली पे सर्वाधिक प्रभाव किसका रहा है? तो जयपुर शैली पे सबसे ज्यादा जो हावी रही शैली उसका नाम होता है मुगल शैली, याद रखना। और आगे अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है, चित्रों के निर्माण में सूरत खाना की स्थापना जयपुर में किसने की? सूरत खाना की जो स्थापना है जयपुर में सवाई जयसिंह ने की है। तो सवाई जयसिंह द्वितीय का नाम बहुत अच्छे से लेना चाहिए। अगला पॉइंट आता है जयपुर शैली के बारे में। तो जयपुर शैली के बारे में कहा जाता है जयपुर में ईसर लाट और सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया है? जयपुर में ईसर लाट और सिटी पैलेस जो बनवाया गया है सवाई ईश्वरी सिंह के द्वारा करवाया गया है। किसके? सवाई ईश्वरी सिंह के द्वारा बनवाया गया, करवाया गया। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है 1857 ईस्वी में किसने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना जयपुर में की? तो उसका नाम होता है राम सिंह के द्वारा जो है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना 1857 के आसपास जयपुर में की जाती है। मीनकारी के लिए प्रसिद्ध शहर तो आप जानते हैं जयपुर होता है। अपने आदमकद चित्रों के लिए फेमस होता है तो जयपुर ही फेमस होता है। जयपुर शैली का वह प्रसिद्ध चित्रकार जो आदमकद व्यक्ति चित्रण बनाने के लिए फेमस होता है तो साहिब राम उसका नाम होता है। और आगे बात करते हैं, कहा जाता है राजस्थानी यानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं तो गीली सतहों पे ये बनाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी जिसके समान होती है उसे जयपुर फ्रेस्को कहा जाता है। और जयपुर फ्रेस्को चित्रण निम्नलिखित में से किस केंद्र पर सिखाया जाता था? तो उस केंद्र का नाम होता था वनस्थली विद्यापीठ जो जयपुर में ही स्थित है, वहीं पे जयपुरी फ्रेस्को चित्रण को बहुत अच्छे से सिखाया जाता था। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है जयपुर फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप यानी चमचमाती सतह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होता है? 4 ऑप्शंस देते हैं। ये अकीक पत्थर की घोटाई करके चमकाए जाते हैं, यानी अकीक पत्थरों से घोटाई की जाती है, रगड़ा जाता है बढ़िया से, तब ये चमकते हैं जयपुर फ्रेस्को में दीप्त रूप। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि जयपुर में 1799 ईस्वी में प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो 1799 हवा महल जो बनवाया जाता है सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया जाता है। किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया जाता है, याद रखना। जयपुर में स्थित जो है प्रमुख स्थापत्य है कौन सा है? जंतर मंतर है, हवा महल है, सिटी पैलेस है, गोविंद देव जी का मंदिर है, आमेर का किला है, जयगढ़ का किला है तथा BM बिड़ला तारा मंडल भी जयपुर में ही स्थित है। तो ये सब थोड़ा फेमस स्थल होते हैं जयपुर के। और आगे बात करते हैं, 2 पॉइंट और देख लेते हैं। कहा गया किस शैली के चित्रों में पुरुषों के चेहरे पर चोट और चेचक के दागों का निशान दर्शाया गया? तो पुरुषों के चेहरे पर चोट और चेचक के दाग कहाँ दर्शाए गए हैं? जयपुर शैली में ही दर्शाए गए हैं। अगला पॉइंट, जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार थे तो प्रमुख चित्रकार के रूप में मोहम्मद शाह और साहिब राम का नाम आता है। मोहम्मद शाह और साहिब राम जयपुर शैली के अच्छे चितेरे माने जाते हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों ने बखूबी अच्छे से सुना और पूरी क्लास अच्छे से समझने का प्रयास किया। राजस्थानी चित्रकला इससे बाहर उम्मीद नहीं है कि पूछा जाए, ठीक है। हमें उम्मीद है आप लोग पेन पेपर लिए होंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट आपको एक्स्ट्रा बताया गया होगा, उसे आपने नोट डाउन किया होगा। कभी कभी क्वेश्चंस को रिलेट करके पूछता है, कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, तो इन सभी बिंदुओं पे आपको प्रकाश देने की ज़रूरत थी, यानी कि समझने की ज़रूरत थी। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।